हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निलोफर और मेरा एक 10 साल का बेटा है। तो मेरा जो ये वीडियो है थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी जो डायबिटीज़ है जो 10 साल पहले हुई थी उसके बारे में डिस्कस करूँगी, उस जर्नी के बारे में बात करूँगी। शायद बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ, बहुत सारे लोग जो मेरी ही सिचुएशन में हों और मेरी ही तरह जिन्होंने चीज़ें देखी हों, अप एंड डाउन जिनकी लाइफ में रहे हों और जिन्होंने इतना लंबा टाइम डायबिटीज़ के साथ गुजारा हो। आज भी मैं डायबिटिक हूँ, मैं मेडिकेशन पे हूँ, बट मेडिसिन्स मैंने कैसे कम करी हैं और अभी क्या-क्या चीज़ें हैं मेरे साथ, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे दिल से रिलेट कर पाओ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे प्यार देना और आपके लिए मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी, जिसमें आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड, डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या मैं खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ, आप भी उसमें अपने व्यूज़ अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हो और मैं आपसे अपनी लाइफ़ की जर्नी जो डायबिटिक है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरा नाम है निलोफर और जैसे मैंने बताया मेरा 10 साल का एक बेटा है और जब दो 2014 जी तब मेरी शादी हुई थी और उसके बाद 2016 में मैंने कंसीव किया था और जब मैंने कंसीव किया तो उसके सेकंड मंथ में ही मुझे थोड़ा-सा ब्लरी विज़न हो गया था और मतलब चीज़ें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होने लगा था। बहुत सारी चीज़ें थी, तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट कराया और उसमें मुझे डायग्नोज़ हुआ डायबिटीज़, ठीक है? मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ और कंसीव करके सेकंड मंथ में ही। पहले मुझे उसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, मेरे पेरेंट्स में मेरी मदर को डायबिटीज़ थी, बट हमने कभी उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह में मैं बाहर रही, तो मैं हर चीज़ मतलब जो भी अब पता है जो बाहर बच्चे रहते हैं वो कैसे भी कुछ भी खा लेते हैं, मतलब उनका कोई एक टाइम शेड्यूल नहीं होता। बाहर का खाना, वो सारा चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा करी और शायद उसकी वजह से ही मुझे मतलब बहुत ही अर्ली एज डायग्नोस्ड हो गया। मतलब 28 इयर्स की एज में मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गई। तो अभी 10 साल हो चुके हैं उसके साथ। तो जब मैंने फर्स्ट जैसे मैंने बताया मैंने कंसीव किया, मुझे डायबिटीज़ हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप मेडिकेशन पे नहीं जा सकते, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। मतलब ओरल मेडिकेशन नहीं होगा आपका, क्योंकि उससे बच्चे को हार्म होता है, तो आप इंजेक्शंस ले सकते हैं। उस टाइम मुझे नहीं इतना आइडिया था और बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम के खुद से अपने आप को इंजेक्ट करना। मतलब जो बच्चा, जो लड़की ऐसी हो जिसने कभी कोई टेस्ट ना कराया हो, जिसको कोई तकलीफ़ कभी ना हुई हो, किसी को उसको बुखार भी ना आया हो और उसके साथ ऐसा हो कि उसे खुद से इंजेक्ट करना पड़े। तो उस टाइम खुशी बहुत होती है। शायद मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिल रही होती है, तो उसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी होते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बता दिया कि आपको किस तरह से अपना रखना है शेड्यूल, आपको 2 टाइम्स आपको इंसुलिन लेनी है, खाने का भी बता दिया क्या-क्या खाना है। बट उस टाइम उतना समझ में नहीं आया था कि क्या डायबिटीज़ है ना, उतना डिटेल में गए। हमें ये था कि 9 मंथ तक हमें इंसुलिन लेनी है, तो इंसुलिन की डोज़ लेती थी मैं 40 मॉर्निंग में लेती थी और नाइट का कुछ कम था, मुझे याद नहीं 20 था शायद। तो मैं वो लेती थी, तो मॉर्निंग में जब मैं ले लेती थी उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफ़ास्ट करना होता था। फिर ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले मुझे टेस्ट करना होता था अपना शुगर, एक मॉर्निंग शुगर टेस्ट करना होता था। फिर उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट से पहले टेस्ट करना होता था। फिर ब्रेकफ़ास्ट के 2 आवर्स के बाद फिर से टेस्ट करना होता था। फिर लंच से पहले टेस्ट करना पड़ता था और सीजीएम उस टाइम नहीं भी था और हम अफ़ोर्ड भी नहीं करते, अगर होता तो हम ये फिंगर्स पे ही जैसे अपना ब्लड लेके और चेक करते हैं ना, वैसे चेक करते थे। तो वो बहुत पेनफुल था, मतलब सुनने में नहीं लगेगा कि, लेकिन दिन में 8 से 9 बार आपको चेक करना था स्टार्टिंग डेज़ में। मतलब एटलीस्ट 5 मंथ तक, 6 मंथ तक तो 8 से 9 बार चेक करते थे। सारी फिंगर्स ऐसी हो गई थी इन पे, मतलब आपको चेक कर के होता है ना, ये सुई जा के सारे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। तो इस तरह से हुआ था। तो ये करते थे, ठीक है। उसके बाद भी स्टार्टिंग के डेज़ में मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हुई थी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि आप इंसुलिन ले रहे हो तो आपका फट से आज कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट मंथ में मॉर्निंग मेरी जो फास्टिंग आती थी वो 180 से नीचे कभी नहीं आती थी, 190।
और एक बेबी के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ। तो उस टाइम मैं एडमिट हुई और एडमिट होके वहाँ पर उन्होंने अपने मतलब उसमें रख के आप मतलब जहाँ भी शुगर बढ़ती थी वो डोज़ दे देते थे मुझे इंसुलिन का, और वो उसको कर देते थे। और 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे रिलीज़ किया, तब तक मेरी शुगर बैलेंस्ड आउट हो मतलब ठीक हो गया था कि हाँ, अब रेगुलर ऐसे ही आपको डोज़ लेनी है और इस तरह से ये शुगर ऐसे ठीक रहेगी। तो उसके बाद ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मुझे बहुत मतलब मेरी प्रेगनेंसी जो थी, मैं खुश तो बहुत थी, अच्छी भी कटी खाते-पीते, बट बात वही थी ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब बहुत मतलब आपको इंस्ट्रक्शन थे, उसमें रह के मैंने वो सारी चीज़ें करी। फिर जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे बीपी का इशू हो गया, बहुत ज़्यादा हाई बीपी। तो मैं फिर एडमिट हो गई और उसके बाद मुझे प्री-इक्लेम्सिया, जिसको पता होगा, एक कंडीशन होती है, और उसके बाद पेट में पानी आ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता चला था 15-20 दिन बाद, जब मतलब 15 दिन पे डॉक्टर को दिखाते थे, तो जब मैं तब गई तब मेरा बहुत ज़्यादा बीपी था, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मेरी किडनी इफ़ेक्ट हुई थी, मेरे पेट में पानी, लिटरली पानी भरा था बहुत ज़्यादा, मतलब फेस इतना स्वेल था, हाथ पैर स्वेल थे। और लेकिन ठीक है, मुझे एनर्जी थी, मुझे पता नहीं चल रहा था उतना, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो डॉक्टर ने एडमिट किया, मेरे हस्बैंड को बोला कि कंडीशन ठीक नहीं है, पानी है और ये वो, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरा बेबी हो गया ठीक-ठाक से। और उसके बाद बेबी ठीक था, बट मेरी सिचुएशन नहीं ठीक थी, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे करके डॉक्टर्स ने सही किया, मैं 10 से 12 दिन हॉस्पिटलाइज़्ड रही, उसके बाद घर आई। और उसके बाद ये हुआ ना कि बेबी होने के बाद जब बीपी ठीक हो गया, वो वाटर जो था, वो एक्स्ट्रा वाटर जो पेट में था वो पाइप से निकाल दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे एक रिलीफ़ मिल गया कि ठीक है, मेरा शुगर टेस्ट हुआ, उसके बाद लेकिन शुगर बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, बिना किसी मेडिसिन और इंसुलिन के। डॉक्टर्स भी हैप्पी थे कि चलो ठीक है, शायद शुगर ठीक हो गई, जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी ये। बट क्या हुआ ना कि उसके बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, घर आई और मैंने फिर खाना-पीना स्टार्ट कर दिया। जैसा मेरा रूटीन पहले था, वैसे ही मैंने थोड़े दिन भी मतलब परहेज़ नहीं किया। उसके बाद फिर से सिचुएशन वहीं आ गई, शुगर फिर से राइज़ करने लगी। और जब शुगर राइज़ करने लगी, मैं डॉक्टर्स के गई तो उन्होंने फिर मेडिकेशन पे मुझे डाल दिया। बीपी की मेडिसिन्स भी थी और डायबिटीज़ की मेडिसिन भी, कि अब आपको ये लाइफ़ लॉन्ग लेना है। उसके बाद भी क्या हुआ कि आप फैमिली में होते हो, बच्चों में बच्चा था मेरे पास, तो मैंने कभी ये नहीं करा कि मैं अपना डाइट का कुछ अलग बनाऊँ या राइस ना खाऊँ, या मुझे लगता था कि शुगर हुई है, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, और मेडिसिन इसलिए ले रहे हैं कि हम सब कुछ खा सकें। मतलब जनरली सबकी सोच यही होती है कि मेडिसिन ले रहे हैं तो सब कुछ खा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मेडिसिन पे हो, अभी कोई भी ऐसा है जो मेडिसिन पे है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि हमें ये मेडिसिन ख़त्म करनी है। और ये मेडिसिन ख़त्म करने के लिए आपको अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और ये मेरी स्टोरी थी। 7-8 साल निकल गए, मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं 80 केजीज़ की हो गई, और फेस हमेशा स्वेल रहता था। मतलब अभी फिर भी ठीक है, इतना फेस, आँखों के नीचे स्वेलिंग बहुत सारी, हाथ-पैर स्वेल, मतलब पूरी बॉडी स्वेल, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बीपी कभी नहीं बढ़ा, लेकिन मैं मेडिसिन्स लेती थी, क्योंकि उन्होंने बोला एक गोली आपको डेली लेनी है। क्योंकि मेरे जैसे वाटर रिटेंशन हो गया था उस टाइम पे भी, तो उन्होंने बोला कि वो आपको लेनी है, ठीक है। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। एनुअली हमारे हमेशा टेस्ट होते हैं, अभी भी होते हैं, तो उन टेस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे आता था, और मेरा HbA1c हमेशा 8 रहा, मुझे लगता था 8 कम है, 8 रहा, 7 रहा, पहले 7 था, फिर 8 हुआ, धीरे-धीरे बढ़ता गया। अभी लास्ट ईयर जब मैंने थोड़ा-सा कॉन्शियस हुई हूँ, लास्ट ईयर मैंने देखा मेरा जो HbA1c था 9.8 था, और वो बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद क्या चीज़ें मैंने की, और उसके बाद मेरा HbA1c अभी 7 पे आया है, 7.5 है, बहुत कम नहीं है, बट इस 7.5 पे लाने के लिए मैंने क्या-क्या किया है, इट्स ऑल अबाउट, ये जो वीडियो है, ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी है, इट्स ऑल अबाउट दैट, कि मैंने क्या-क्या किया है, और आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि डायबिटीज़ वाले कैसा फ़ील करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे रिलेट करें, वो अपना जो करते हैं वो मुझे सिखाएँ, और मुझसे भी कुछ सीखें, जो मैंने जिस तरह से अपना HbA1c नीचे लाया है,
और मैं कोशिश ये है कि मेरी मैं 5.5 तक जाऊँ, मतलब होप्स हो कि मैं कर पाऊँ इंशाल्लाह। तो बस अभी आज के लिए इतना ही। आपने मेरे बारे में इतना कुछ जाना, आज अपना वक़्त दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखूँगी। अपने आप को डायबिटीज़ फ्री करने की कोशिश करूँगी, और साथ ही साथ अगर आप इंस्पायर हो इससे तो आप भी अपनी लाइफ़ को, मतलब कहते हैं ना कि क्यों जकड़े रहो, क्यों डायबिटीज़ के चक्कर में, क्यों उसने हमें एक मकड़ जाल है, हमें जकड़ लिया है, हमें उसमें से निकलना है सेफ़ली, ठीक है? बस थोड़े से मॉडिफ़िकेशन, बहुत ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन नहीं करने पड़ेंगे, मैंने बहुत थोड़े से मॉडिफ़िकेशन में ही बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।